60,000 करोड़ नेपाल जैसे देश का बजट भी नहीं होगा, उतना अमाउंट हम एक चुनाव पे खर्च करते हैं। तो ये पैसा बचाया जा सकता है। इसके साथ ही जो 2 महीना पहले 3 महीना पहले आचार संहिता लग जाती है, तो उसके बाद हम कोई कार्य कर नहीं सकते, कोई भी फैसला ले नहीं सकते, तो उससे देश के विकास की गति रुकती है। जो इसके जो है प्रोज एंड कॉन्स होंगे वो तो बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे इस आज के सेमिनार में महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय में आयोजित द्विदिवसीय सेमिनार में निष्कर्ष 2 दिन बाद जो है कल जो निकलेगा, तो हम निश्चित रूप से पाएंगे कि कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन जो केंद्र सरकार की योजना है सुखद है और इसका दूरगामी परिणाम भारतीय लोकतंत्र के लिए निश्चित होने वाला है। तो एक साथ चुनाव करने के लिए पहले सबसे बड़ी चुनौतियाँ वो है कि एक साथ लाना पड़ेगा सभी राज्यों को। दूसरी बात कि बहुत से फायदे भी हैं कि केंद्र सरकार का चुनाव आयोग का बहुत से खर्च बचेंगे, ताकि एक साथ सेना जहाँ जाती है चुनाव कराने, सुरक्षा व्यवस्था होता है, ईवीएम की व्यवस्था होती है, इसलिए बहुत खर्च भी बचेंगे, जिससे बहुत विकसित भारत के चुनाव में 2-4 लोग बहुत सोच विचार करते हैं, लेकिन 2-4 लाख लोग हवा में वोट कर देते हैं। आपको ही पता है हिंदुस्तान की जो चुनावी प्रणाली है उसमें क्या स्थिति है, लोग किस प्रकार से मतदान किया करते हैं। अचानक लोग किसी को भी हवा बनती है, ये हवा बनी, ये मुद्दा आया, वोट करो, सिंबल के नाम पे वोटिंग हो जाती है। कोई कहेगा भैया ये छाप वाला ये मुद्दा उठा रहा है, तो भले ही वो लोकसभा में वो मुद्दा उठा रहा हो, लेकिन विधानसभा में भी उसी जो है कि उसी निशान पे मत पड़ जाएंगे, उसी निशान पे जो है कि प्रधानी के चुनाव में भी मत पड़ जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होने, मुद्दे गौण हो जाएंगे, स्थानीय मुद्दे सीधे गायब कर दिए जाएंगे, स्थानीय मुद्दों को यूँ कहिए दबा दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर एक आध मुद्दे लाए जाएंगे, सोशल मीडिया का ज़माना है, उनको हवा दे दी जाएगी जैसे तैसे करके। अगर हम बात करें एक साथ चुनाव कराने की, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहले दिक्कतें यह है कि हमें बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी, मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी जो चुनाव संपन्न कराते हैं। ऐसा तो होता है कि किसी अन्य राज्य के अधिकारी को भी हम पकड़ के लाते हैं और अपने यहाँ चुनाव संपन्न कराने में उनकी सहयोग ले लेते हैं, लेकिन एक साथ अगर हर जगह चुनाव होगा तो उसके लिए हमें सबसे पहले मैन पावर विकसित करने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक संख्या में ईवीएम बनाने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक संख्या में वाहन खर्च होंगे। एक साथ भारत की एक सेना हर राज्यों में जाकर के चुनाव संपन्न नहीं करा पाएगी, तो उसके लिए पुलिस फोर्स की भी इंतजाम करना पड़ेगा, यानी राज्य सुरक्षा व्यवस्था का भी सहयोग लेकर के चुनाव कराना पड़ेगा। भारत जब आज़ाद भारत हुआ, उसके बाद जो चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हुई, उस समय भी वन नेशन वन इलेक्शन एग्जिस्ट कर रहा था। उस समय जितने राज्यों का चुनाव हुआ था और जितने केंद्र का जो चुनाव हुआ था वो सब साथ में चल रहे थे, लेकिन क्षेत्रीय दलों की क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो थीं वो पूरी नहीं हो पाई। कभी कभी संवैधानिक संकट खड़ा हुआ फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को एग्जिस्ट कराने में, तो उन परिस्थितियों के वजह से ये स्थिति बनी। 2047 विकसित भारत अभियान का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो काफ़ी अच्छा है, और आने वाला समय जब विकसित भारत अभियान को लेकर चलेंगे तो वो काफ़ी ही काबिले तारीफ होगी। क्या भारत में भविष्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे? क्या डिजिटल तकनीक लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत बना सकती है? और क्या चुनावी व्यवस्था में बड़े बदलाव का समय अब आ गया है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए शुक्रवार को बक्सर का महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय राष्ट्रीय बौद्धिक विमर्श का केंद्र बन गया। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR नई दिल्ली के प्रायोजन से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के पहले दिन देश भर के कुलपति, पूर्व कुलपति, प्राध्यापक, शिक्षाविद और शोधार्थी एक मंच पर जुटे और विकसित भारत 2047 की दिशा में चुनावी सुधारों पर गंभीर मंथन किया। कार्यक्रम की शुरुआत महर्षि विश्वामित्र की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन से हुई। विद्यार्थियों के स्वागत गीत और कुल गीत ने पूरे परिसर को उत्साह और गरिमा से भर दिया। इसके बाद अतिथियों का अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर कृष्णकांत सिंह ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि विकसित भारत का सपना केवल आर्थिक प्रगति से नहीं पूरा होगा, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी सक्षम बनाना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे विषयों पर विश्वविद्यालयों में होने वाला गंभीर विमर्श भविष्य की नीतियों को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जब से हमारा संविधान बना 1952, 1957, 1962 और 1967 तक एक साथ लोकसभा एवं राज्यों के विभिन्न विधानसभाओं
के चुनाव एक साथ होते रहे। उसके बाद ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई कि सरकार को धारा 356 लगाना पड़ा कई स्टेट्स में। वहाँ की सरकारें बर्खास्त हुई और उसी 1967 से मिड टर्म चुनाव की पद्धति की शुरुआत हुई। लेकिन आज के बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में और बदलते सामाजिक परिवेश में एक राष्ट्र एक चुनाव की परिकल्पना को साकार करना कोई आम बात नहीं है। यह बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि एक ज़माने में आज से लगभग 40 वर्ष या 50 वर्ष पहले क्षेत्रीय पार्टियों का कोई बोलबाला नहीं था। लेकिन आज के दिन में अगर आप देखें तो बिहार, यूपी, तमिलनाडु, आंध्रा, विभिन्न राज्यों में, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला रहा है और उनकी सरकारें वहाँ पे कई वर्ष रही हैं और कई टर्म रही हैं। एक डर सताता है कि एक साथ चुनाव कराने में जो राज्यों के चुनाव होते हैं, जो नेता अपनी पब्लिक के पास जाते हैं, तो ये हो सकता है कि क्षेत्रीय मुद्दों का पतन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बिहार की क्या समस्याएं हैं। अगर बिहार और भारत का चुनाव एक साथ हुआ तो ये डर बना रहेगा कि बिहार के मुद्दे कहीं राष्ट्रीय मुद्दे में विलीन न हो जाए। एक ये समस्या बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी समस्या है कि जब भारत एक यूनिटी डाइवर्सिटी कहा जाता है, अनेकता में एकता है, तो ऐसे बड़े देश में जहाँ पर 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है और लगभग 90 करोड़ के करीब लोग हमारे यहाँ के वोटर लिस्ट में अंकित हैं, उसमें से 60% की वोटिंग होती है, यानी 63-64 करोड़। इतनी बड़ी जनसंख्या अगर अपना वोट कास्ट करे तो लगता है कि महापर्व है ये। हमारे यहाँ चुनाव को महापर्व माना जाता है। तो कोई भी सरकार का गठन केवल 5 साल चलने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर वो सरकार 1 साल में ही अपने क्रियाकलापों से अपना विश्वसनीयता जनता के बीच खो देती है तो इसका दोबारा चुनाव होना चाहिए, क्योंकि इससे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होगा। परंतु एक राष्ट्र एक चुनाव इस मायने में ज़रूरी है कि चुनाव के दौरान जो जनमानव का, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज का इतना बड़ा ये तंत्र इसमें शामिल होता है। इसके अलावा 60,000 करोड़, आप समझ सकते हैं 60,000 करोड़ नेपाल जैसे देश का बजट भी नहीं होगा। उतना अमाउंट हम एक चुनाव पे खर्च करते हैं। तो अगर बार बार चुनाव होते हैं तो ये पैसा बचाया जा सकता है। इसके साथ ही जो 2 महीना पहले, 3 महीना पहले आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद हम कोई कार्य कर नहीं सकते, कोई भी फैसला ले नहीं सकते, तो उससे देश के विकास की गति रुकती है। इन्हीं समस्याओं पर विचार करने के लिए इस 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार का 4 पार्ट है। पहला पार्ट है विकसित भारत 2047। माननीय प्रधानमंत्री मोदी की ये परिकल्पना है कि 2047 तक हमारा देश विकसित देशों की सूची में आ जाएगा। इसका दूसरा पार्ट है 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्या हम विकसित भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं कि नहीं। इसका तीसरा है कि डिजिटल एम्पावरमेंट टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग, क्या ये संभव है या नहीं है। इन्हीं सब समस्याओं पर विचार करने के लिए इस सेमिनार में कई स्टेट्स से लोग आए हुए हैं, कई कुलपति भी शामिल हुए, कई अच्छे विद्वान हमारे BHU से आए हुए हैं, दरभंगा से आए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए। तो उनके बीच में यहाँ के लोग, बक्सर के लोग खास तौर पे, जो अभी भी डिजिटली थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो हमारा एक ही मकसद है कि ऐसे सेमिनारों से बक्सर के लोग लाभान्वित हों। बिहार सहित देश के कई राज्यों से आए शिक्षाविदों और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी ने पहले दिन की संगोष्ठी को राष्ट्रीय स्तर का प्रभावशाली अकादमिक मंथन बना दिया। तमाम लोगों ने अपने विचार रखे और बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव किस तरह से कई चुनौतियों को खड़ा करता है
और कई लोगों ने यह भी बताया कि इस तरह की चुनावी प्रक्रिया से क्या लाभ हो सकते हैं। निश्चित रूप से ये सेमिनार बहुत ही सुखद और बहुत ही जो है जानकारीपूर्ण था, क्योंकि भारत सरकार का केंद्र सरकार का जो एक महत्वपूर्ण एजेंडा है वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर आपको जैसा कि ज्ञात होगा कि 29 में गवर्नमेंट का प्लान है कि पूरे राष्ट्र में ये कोशिश एक प्रयत्न किया जाए कि एक साथ विधानसभा का चुनाव लोकसभा का चुनाव कराया जाए। हालांकि जो इसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे वो तो बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे इस आज के सेमिनार में महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय में आयोजित द्विदिवसीय सेमिनार में निष्कर्ष 2 दिन बाद कल निकलेगा, तो हम निश्चित रूप से पाएंगे कि कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन जो केंद्र सरकार की योजना है सुखद है और इसका दूरगामी परिणाम भारतीय लोकतंत्र के लिए निश्चित होने वाला है। डॉक्टर अरविंद वर्मा, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस रास्ते पर अगर कठिनाई ना आए तो समझना वो रास्ता गलत है। तो उस ध्येय को हम लोग लेके चलने वाले हैं और वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, इसलिए कि इसमें विकास अवरोध होता है। इस देश में मान के चलिए कि हर प्रत्येक साल 5 डिस्ट्रिक्ट में चुनाव होता है और जब चुनाव आचार संहिता लगता है तो उस समय विकास अवरोध हो जाता है। तो निश्चित रूप से 2 दिन का सेमिनार है, इसमें हम लोग कंक्लूजन पर कल शाम को पहुंचेंगे, लेकिन लगता है कि वक्ताओं को सुनने से ये लगता है कि बहुत सारे वक्ता विद्वान आए हुए हैं, मुझे लगता है कि इसका कंक्लूजन निकलेगा और इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होना जरूरी है। डॉक्टर प्रियरंजन चौबे, राजनीति शास्त्र विभाग, सहायक विद्यालय। पहले ICCSR जो के तहत जो कार्यक्रम हो रहा है 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन राजनीतिक विज्ञान के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है, इसके लिए महाविद्यालय प्रशासन को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि ताकि बच्चों के बीच लगातार यह दूसरा तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है। इसके पहले भी अंग्रेजी विभाग द्वारा कराया गया था, उसके पहले भी हिंदी और साइकोलॉजी विभिन्न तरह के सभी विभागों के द्वारा कराए जा रहे हैं और आगे भी कराए जाएंगे, ऐसी उम्मीदें हैं। लेकिन जो बच्चे के बीच ऐसी संगोष्ठी का जा रहा है कि जो देश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षाविद आ रहे हैं, वक्ता आ रहे हैं और उनको सुन करके बहुत से बच्चों में विकसित भावना उत्पन्न हो रही है। और आज है विकसित भारत 2047 के विषय पर आज का 2 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है यह है, जो बच्चे सुन रहे हैं और बहुत से साउथ बिहार के अभी पूर्व VC भी आए हैं, तपनलाल सैंडिल्य जी, और भी विद्यापीठ से BHU यूनिवर्सिटी से भी विभिन्न तरह के महान शिक्षाविद आए हैं। बहुत से सीखने को बहुत कुछ भी मिल रहा है और बहुत से मार्गदर्शन भी मिल रहा है। जो नए आपके प्राचार्य हैं उनके कार्यकाल में किस तरह से कॉलेज चल रहा है? उनके कार्यकाल में अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है उनका और बहुत से विभिन्न तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, विभिन्न तरह के काम भी महाविद्यालय में हो रहे हैं कि जो जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे महाविद्यालय के लिए जो भी हो प्राचार्य कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास के लिए बहुत से सफल कार्य कर रहे हैं, इनके लिए हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देंगे। तो एक साथ चुनाव करने के लिए पहले सबसे बड़ी चुनौतियाँ वो है कि एक साथ लाना पड़ेगा सभी राज्यों को। दूसरी बात कि बहुत से फायदे भी हैं कि केंद्र सरकार का चुनाव आयोग का बहुत से खर्च बचेंगे, ताकि एक साथ सेना जहां जाती है चुनाव कराने, सुरक्षा व्यवस्था होता है, EVM की व्यवस्था होती है, इसलिए बहुत खर्च भी बचेंगे, जिससे बहुत विकसित भारत के क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें एक साथ चुनाव कराने की तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहले दिक्कतें यह है कि हमें बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी, मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी जो चुनाव संपन्न कराते हैं। ऐसा तो होता है कि किसी अन्य राज्य के अधिकारी को भी हम पकड़ के लाते हैं और अपने यहाँ चुनाव संपन्न कराने में उनकी सहयोग ले लेते हैं, लेकिन एक साथ अगर हर जगह चुनाव होगा तो उसके लिए हमें सबसे पहले मैन पावर विकसित करने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक संख्या में EVM बनाने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक संख्या में वाहन खर्च होंगे। एक साथ भारत की एक सेना हर राज्यों में जाकर के चुनाव संपन्न नहीं करा पाएगी, तो उसके लिए पुलिस फोर्स की भी इंतजाम करना पड़ेगा, यानी राज्य सुरक्षा व्यवस्था का भी सहयोग लेकर के चुनाव कराना पड़ेगा। यह हमारा समस्या है हमारे सामने कि हम ये सब करें। अगर हम फ़ायदे की बात करें तो हमारे पास फ़ायदे भी बहुत हैं। अगर पहली फ़ायदा बात करें कि जिस गाड़ी से हम एक लोकसभा में EVM लेकर के जाते हैं, साधारण उदाहरण के तौर पे ले ले तो उसी गाड़ी पे हम राज्यसभा ये विधानसभा और लोकसभा दोनों का EVM लेकर चले जाएंगे, तो ये हमारी बचत हो गई। तो इस तरह की छोटी छोटी बचतें करके हम एक बहुत बड़ी संख्या में बचतें करेंगे। जो पुलिस प्रशासन को हम एक बार भेजते हैं विधानसभा के चुनाव में, फिर भेजेंगे लोकसभा के चुनाव में, तो ये हम बचा लेंगे। लेकिन इसके लिए मैन पावर की आवश्यकता है, जो कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा समस्या है। आपका नाम? अनिश कुमार तिवारी।
आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, स्थानीय मुद्दे गौर हो जाएंगे। जो हम लोग का दो इलेक्शन होते हैं, विधानसभा और लोकसभा की जो चुनाव होती है, हम एक मुद्दे पर भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। जो हमारे केंद्र के मुद्दे हैं, जो हमारे राज्य के मुद्दे, दोनों मुद्दे अगर देखा जाए वर्तमान स्थिति में तो सेम है। यूथ की बात हो, ग्राम विकास की बात हो, दोनों देखा जाए तो हर लोकसभा में गांव है, हर विधानसभा में गांव है, तो दोनों देखा जाए, दोनों मिलाकर तो एक मुद्दा बन सकता है अगर इसको चाहे तो। थोड़ी परेशानियां होगी, लेकिन अगर चाह दे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब सोच लिया जाए तो इसको दूर नहीं किया जा सकता है। राहुल कुमार। देखिए, सबसे पहले तो ये एक राष्ट्र एक चुनाव इस देश के लिए बहुत नई बात है, लेकिन इस देश में ऐसे बुद्धिजीवी हैं, ऐसे लोग हैं जो इस पे विचार कर सकते हैं, जो इस पे अपनी राय रख सकते हैं। हम लोग भी उन्हीं में से कुछ हैं जो विचार करने के प्रयास में लगे हुए हैं, या फिर यूँ कहिए कि अपना राय रखते जा रहे हैं लगातार। कुछ राय हर व्यक्ति के सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू कैसे होगा, क्योंकि इतना बड़ा राष्ट्र है, कोई ऐसा तो नहीं है ना, एक शहर भर का तो राष्ट्र नहीं है ना कि छोटा सा एक शहर है उसमें एक शहर एक चुनाव करा दिया गया। ऐसा नहीं है, इतना बड़ा राष्ट्र है, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तमाम तरीके की चुनौतियां हैं इस राष्ट्र में। अब उन सब को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पहले तो लागू होना बहुत कठिन कार्य है। दूसरी चीज़ कि एक राष्ट्र एक चुनाव से समस्याएं क्या क्या आएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। मुझे नहीं लगता अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का इजाफा होगा, क्योंकि ईवीएम वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे और वीवीपैट मशीन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने के बाद भी, जिसमें कि इकॉनमी में इजाफा होना तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और साथ साथ ये कि जो स्थानीय मुद्दे रहेंगे, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बहुत कम है। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे 1, 2, 3, 4, 5 मुश्किल से होंगे, वो भी आप गिनाइएगा। स्थानीय मुद्दे अगर लेते चले जाएंगे तो हर क्षेत्र, हर प्रदेश, हर राज्य, हर जिले, हर कस्बे के अलग अलग मुद्दे हैं। अब उन अलग अलग मुद्दों को डिस्कस करने के लिए, उनका निवारण करने के लिए अलग अलग तरीके की कमेटियां बनाई गई, अलग अलग तरीके के जो है कि अलग अलग टायर के गवर्नमेंट्स बनाए गए हैं। अब वो जो बनाए गए हैं उनका काम क्या है, इन सारे मुद्दों पर डिस्कस करना। लेकिन अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो मेरी राय यही है कि एक कोई ऐसा मुद्दा आएगा जिस पे पूरा राष्ट्र मतदान करने निकल जाएगा, जो प्रभावित करेगा निचले स्तर के चुनावों पर भी। अगर हम प्रधानमंत्री को चुनने के लिए, अपना लोकसभा का सांसद चुनने के लिए एक मुद्दा उठाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उसी मुद्दे पे हम अपने गांव के मुखिया को भी चुन लें, क्योंकि एक हवा होती है चुनाव में। 2-4 लोग बहुत सोच विचार करते हैं, लेकिन 2-4 लाख लोग हवा में वोट कर देते हैं। आपको ही पता है हिंदुस्तान की जो चुनावी प्रणाली है उसमें क्या स्थिति है, लोग किस प्रकार से मतदान किया करते हैं। अचानक लोग, किसी को भी हवा बनती है, ये हवा बनी, ये मुद्दा आया, वोट करो, सिंबल के नाम पे वोटिंग हो जाती है। कोई कहेगा भैया ये छाप वाला ये मुद्दा उठा रहा है, तो भले ही वो लोकसभा में वो मुद्दा उठा रहा हो, लेकिन विधानसभा में भी उसी जो है कि उसी निशान पे मत पड़ जाएंगे, उसी निशान पे जो है कि प्रधानी के चुनाव में भी मत पड़ जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होने, मुद्दे गौर हो जाएंगे, स्थानीय मुद्दे सीधे गायब कर दिए जाएंगे, स्थानीय मुद्दों को यूँ कहिए दबा दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पे एक आध मुद्दे लाए जाएंगे, सोशल मीडिया का ज़माना है, उनको हवा दे दी जाएगी जैसे तैसे करके। तमाम तरीके के ऐसे मीडिया चैनल से जो उन मुद्दों को ही हवा देने के लिए बैठे हुए हैं, आप लगातार देखते आ रहे होंगे। तो आपने तो जैसे अभी जो भी बातें कही, उनमें कहीं नहीं लग रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से कोई फायदा भी होने वाला है। नहीं, आप फायदे गिनाने वालों के पास आप जाइए, वो आपको 1 लाख फायदे गिना सकते हैं। फायदे गिनाने की बात नहीं है, लेकिन फायदे गिनाने के बाद हमें ये देखना है कि क्या वो फायदे असल में हमें मिल रहे हैं, क्या उन फायदों से मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि इस देश का कुछ लाभ हो रहा है। क्योंकि हर लाभ में भी कुछ अगर हानि छिपी हुई है तो उसको भी निकालना हमारा जो है कर्तव्य बनता है। देखिए, तमाम चुनौतियों के बावजूद भी जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लाने की बात हो रही है, उसमें जिस चुनौती की बात आप करना चाह रहे हैं, उसमें आर्टिकल 83, 172 और आर्टिकल 356, इन 3 में परेशानियों की बात हो रही है। लेकिन तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम संशोधन के बावजूद यदि देखा जाए तो भारत जब आज़ाद भारत हुआ, उसके बाद जो चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हुई, उस समय भी 1 नेशन 1 इलेक्शन एग्जिस्ट कर रहा था। उस समय जितने राज्यों का चुनाव हुआ था और जितने केंद्र का जो चुनाव हुआ था वो सब साथ में चल रहे थे। लेकिन क्षेत्रीय दलों की क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो थीं वो पूरी नहीं हो पाई। कभी कभी संवैधानिक संकट खड़ा हुआ फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को एग्जिस्ट कराने में, तो उन परिस्थितियों के वजह से ये स्थिति बनी। और इस स्थिति में जो
आय और व्यय की बात हो रही है। निश्चित रूप से जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जो 100 साल के बाद के भारत की बात कर रहे हैं, जहां पर इस अभी वर्तमान में जो एग्जिस्टिंग राष्ट्रीय सरकार है वह यह लक्ष्य रख रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन में होने वाले जो एक बड़े व्यय की चर्चा हो रही है, उस व्यय को कैसे लिमिट हम करें और उस व्यय को हम इस विकास में खर्च करके भारत को एक विकसित समृद्ध राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करें, उसके तरफ बढ़ने की बात हो रही है। तो कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद भी वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वह भारत के एक आर्थिक बोझ को कम करने में बहुत मददगार साबित होगा और इससे एक विकसित भारत का निर्माण संभव हो पाएगा। डॉक्टर मनोज कुमार, नालंदा कॉलेज, बिहार शरीफ। काफ़ी असर पड़ेगा अगर एक राष्ट्र में एक चुनाव की बात हो रही है, और आने वाले समय में सबसे तो अर्थ की बचत होगी और समय का भी बचत होगा, और बहुत अच्छा होगा अगर ये नियम लागू होता है तो। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, उनका कहना है कि नहीं, ये स्थानीय मुद्दे जो है गायब हो जाएंगे। जी, विरोध तो विपक्ष का काम है करना, वो तो करेंगे ही, लेकिन जब अच्छे काम होते हैं तो और लोग आगे आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है हम लोगों का वो काफ़ी अच्छा है और सराहनीय रहेगा। और 2047 विकसित भारत अभियान का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो काफ़ी अच्छा है, और आने वाला समय जब विकसित भारत अभियान को लेकर चलेंगे तो वो काफ़ी ही काबिले तारीफ होगी। जी, पिंकी पाठक। बहरहाल संगोष्ठी के दूसरे दिन शनिवार को भी विमर्श जारी रहेगा। हम अपने दर्शकों से भी आग्रह करेंगे कि वह अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।